Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. In today's lecture we are going to discuss our next topic which is about pharmacodynamics. फार्माकोडायनामिक्स का वर्ड हमने इस बुक के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि फार्माकोडायनामिक्स बेसिकली एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब आप ड्रग को इनटेक करते हैं तो ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या काम सरअंजाम देती है. दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स, यानी व्हाट ड्रग डू विद बॉडी इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स. इंतहाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता है कि आपने रिसेप्टर्स का कंसेप्ट स्टार्ट में डिस्कस किया है हमने कि जब भी आप ड्रग खाते हैं तो ड्रग जब तक जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करती, ड्रग अपना काम सरअंजाम नहीं देती, जो भी आपकी तकलीफ़ है वो ठीक नहीं हो सकती. अब रिसेप्टर का लफ्ज़ जो है वो हमें सिंपल सा लगता है कि रिसेप्टर इज़ अ टारगेट एरिया, यानी वो चीज़ जहाँ पे जाके आपकी ड्रग बाइंड करेगी वो रिसेप्टर है. अब रिसेप्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट नेचर के रिसेप्टर्स होते हैं. कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आइंस के ज़रिए से काम करते हैं, यानी जब कोई भी ड्रग जाके उन रिसेप्टर से बाइंड करती है तो वो रिसेप्टर जाके आइंस, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आइंस की ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं. कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं. कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं आपके जो कि एंजाइम्स की नेचर के होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं. लकीली आपकी बुक में रिसेप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ज़्यादा डिस्कस नहीं की हुई. आपने जस्ट रिसेप्टर्स के नाम याद करने हैं. आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स के रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. आपके बुक के अंदर 4 टाइप्स के रिसेप्टर्स मेंशन किए हुए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन आपका उससे कंसर्न नहीं है. हम सिर्फ बुक की हद तक इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि बुक हमें क्या कहती है कि रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, किस नेचर के होते हैं, और जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करती है तो किस तरह की एक्टिविटी वो शो करती है. सबसे पहले हम फार्माकोडायनामिक्स को देखते हैं कि मोस्ट ड्रग एक्सर्ट देयर इफ़ेक्ट बोथ बेनिफिशियल एंड द हार्मफुल बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर्स. यानी जब भी ड्रग ने अपना इफ़ेक्ट शो करना है, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट शो करे चाहे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट शो करे, वो इफ़ेक्ट तब तक शो नहीं करती जब तक वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करती. और आपको पता है कि रिसेप्टर जो है वो टारगेट एरिया है जिस पे जाके ड्रग बाइंड करती है. सो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी रिसेप्टर्स जो हैं ये छोटे नहीं होते, ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए आप इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं. प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस और इंट्रासेलुलरली, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर ही मौजूद होंगे, या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होंगे, या सेल वॉल के ऊपर मौजूद होंगे. रिसेप्टर्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हो सकते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलेज होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, इनके अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद हो सकते हैं. सो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं. सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं, सेल के अंदर मौजूद होते हैं, या ऑप्शन सी इज़ बोथ. तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ के आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं और सेल के अंदर भी किसी भी ऑर्गेनेले के अंदर मौजूद हो सकते हैं. रिसेप्टर बाइंड ड्रग्स एंड इनिशिएट इवेंट्स, यानी जब ड्रग जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो इवेंट्स शुरू हो जाते हैं. इवेंट्स का मतलब है काम. जिस काम के लिए आपने ड्रग को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है, इंजेक्ट किया है, जब ये ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो ये अपना काम, अपने इवेंट्स को स्टार्ट कर देगी, leading to alteration in the biochemical or biophysical activity of the cell. फिर क्या होगा कि जब ड्रग रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी तो सेल के फंक्शंस जो हैं उनको स्टार्ट कर देगी, और आपकी बॉडी की जो एक फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनको चेंज करेगी. ऑब्वियसली अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो जब तक ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी वो आपकी बॉडी का जो तकलीफ़ का फंक्शन है उसको तब्दील नहीं कर सकती. इसलिए हम कहते हैं कि जब हम ड्रग को इंसर्ट करते हैं तो ड्रग जाकर रिसेप्टर से बाइंड करती
करती है, जिस जगह पे जाके रिसेप्टर से बाइंड करती है उस एरिया के अंदर वो चेंजेस लेकर आती है, उस एरिया का इन्वायरमेंट को वो तब्दील करती है और अपना फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंड कंसिक्वेंटली मीन नतीजा क्या होता है, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, कि जो भी आपका ऑर्गन में जो भी मसला हुआ था वो ऑर्गन जो है वो आपका ठीक से काम करना शुरू कर देता है, और ये उस वक्त ही होता है जब जाके ड्रग आपके रिसेप्टर से बाइंड करती है। ड्रग्स में इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर इन मैनी डिफरेंट वेज। अब जो ड्रग है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जाकर रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। मुख्तलिफ़ तरीके क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि जैसे ही आप खाते हैं वो डायरेक्ट जाकर रिसेप्टर से बाइंड कर जाती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट बाइंड नहीं करती बल्कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स से हेल्प लेती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये जब अब हम अपने रिसेप्टर्स यानी कि अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर ड्रग्स वाले अपने सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको न्यूरोट्रांसमीटर का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। सो सिंपली बताने का मकसद ये है कि कुछ ड्रग्स आपकी ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट जाके टारगेट से बाइंड करती हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं या ब्लॉक कर देती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट काम नहीं करती, वो इनडायरेक्ट तरीक़ों से रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। इनडायरेक्ट तरीके क्या होते हैं कि वो किसी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवा देती हैं या न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। सो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जब हम डिटेल में एक एक ड्रग को स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आना शुरू हो जाएंगी। ड्रग्स में बाइंड टू एंजाइम्स। अब ड्रग जिस रिसेप्टर से बाइंड करती है वो रिसेप्टर किसी एंजाइम्स के ऊपर भी हो सकता है, वो रिसेप्टर किसी प्रोटीन के ऊपर भी हो सकता है, वो रिसेप्टर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर भी हो सकता है, और वो रिसेप्टर आपके सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है। ये वही बात है कि जो आपकी ड्रग है वो सेल के सरफेस पे भी बाइंड करती है रिसेप्टर से, या वो सेल के अंदर भी जाके बाइंड कर सकती है। सो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में जो आपका एमसीक्यू है वो सिर्फ यही है कि जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं या सेल के अंदर भी हो सकते हैं। तो यानी आपका आंसर होगा कि जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो दोनों जगहों पे मौजूद होते हैं, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, और जब तक ड्रग जाके उन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती अपना इफ़ेक्ट शो नहीं करती। अब आ जाते हैं मेजर रिसेप्टर्स फैमिली के, कौन कौन सी टाइप के रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जो पहली टाइप है आपकी वो है जनाब लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। इनको आप लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड से मुराद है कोई भी ऐसा केमिकल जो कि जाके बाइंड करने की सलाहियत रखता है, डेट इज़ कॉल्ड लाइगेंड। ठीक है, यानी जैसे कि आपकी ड्रग है, ड्रग को आप लाइगेंड भी कह सकते हैं क्योंकि ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगी, तो इसमें जो ड्रग है डेट इज़ अ लाइगेंड। लाइगेंड मीन any chemical which has the capacity to bind with the receptor is called ligand. So ligand gated mean gates दरवाजे, ion channels receptors ऐसे रिसेप्टर्स जिनके दरवाज़ों के ऊपर आयन्स मौजूद होते हैं उनको आप कहते हैं लाइगेंड गेटेड आयन्स चैनल्स। अब ये किस तरह से होते हैं, यानी कि सपोज करें बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर एक रिसेप्टर है और वो रिसेप्टर आयन चैनल रिसेप्टर है। अब होगा क्या कि जब लाइगेंड मीन ड्रग, जब लाइगेंड या ड्रग जाके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो ये रिसेप्टर्स क्या करेगा, फौरी तौर पर आयन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। ये आयन्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, सोडियम आयन्स हो सकते हैं, पोटाशियम हो सकते हैं, कैल्शियम आयन्स हो सकते हैं, क्लोराइड आयन्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कौन से आयन्स को रिलीज़ होना है। सो हमेशा जब भी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो बाइंड करने के बाद रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और एज अ रिज़ल्ट वो आयन्स को रिलीज़ करवाएगा। इसलिए इस टाइप के रिसेप्टर को हम लाइगेंड गेटेड आयन रिसेप्टर्स कहते हैं क्योंकि ये रिसेप्टर्स आयन्स के ज़रिए से काम करते हैं। अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए ये आयन्स का सहारा लेते हैं, बॉडी में आयन्स को रिलीज़ करते हैं और फिर आयन्स ने जो काम करना होता है बॉडी के अंदर आयन्स वो स्पेसिफिक काम सरअंजाम देते हैं।
So these are responsible for the regulation of the flow of ions across the cell membrane. यानी जब ड्रग आके इस रिसेप्टर से बाइंड की है और ये रिसेप्टर अगर सेल के अंदर मौजूद है और ड्रग ने आके इस रिसेप्टर से बाइंड किया है, तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, आयंस को के फ्लो को स्टार्ट करवा देंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ताकि अगर बाहर भी आयंस की ज़रूरत है तो आयंस उस जगह पे जाएं और अपना स्पेसिफिक काम सरंजाम दे सकें. The activity of these channel is regulated by the binding of a ligand to the channel. यानी जब कब स्टार्ट होते हैं ये वाले रिसेप्टर्स, जब कोई लाइगेंड जाके बाइंड करता है इन चैनल्स के साथ या इन रिसेप्टर्स के साथ. जब तक कोई लाइगेंड या ड्रग, लाइगेंड या ड्रग सेम चीज़ है, जब लाइगेंड या ड्रग जाके रिसेप्टर से या चैनल से बाइंड करेगी तो रिसेप्टर्स और चैनल्स आयंस को रेगुलेट करेंगे, आयंस रिलीज़ होंगे और जिस आयन की आपकी बॉडी के अंदर कमी हुई हुई है वो आयन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसकी ज़्यादती हो जाएगी और आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा. नीचे उसने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि आयंस को रेगुलेट करते हैं. तो ये आपकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं. सो जो पहला रिसेप्टर है डैट इज़ निकोटिनिक रिसेप्टर्स. निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, निकोटिनिक एन और निकोटिनिक एम रिसेप्टर्स. इसको हम पढ़ेंगे जब हम सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये रिसेप्टर्स किस के काम आते हैं. दूसरे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं गाबा रिसेप्टर्स. गाबा का लफ्ज़ हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा नाम होता है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. ये रिसेप्टर्स जो हैं वो आप CNS डिप्रेसेंट की जो ड्रग्स होंगी, नॉर्मली आप उन ड्रग्स के अंदर इस रिसेप्टर को स्टडी करते हैं. गाबा का लफ्ज़ आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. तो ये अभी हम नेक्स्ट में जाके डिस्कस करेंगे कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, गाबा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन सर अंजाम देते हैं. इसमें सिर्फ आपने याद ये रखना है कि जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, ये चैनल्स या ये रिसेप्टर्स जब ड्रग आके इनसे बाइंड करती है तो ये रिसेप्टर्स आयंस को फ्लो करवाते हैं और अपना काम जो है वो आयंस के ज़रिए से सरअंजाम देते हैं. इसमें दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, एक आते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स और दूसरे आपके गाबा रिसेप्टर्स लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के एग्जांपल हैं. सेकेंड टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. जी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स है जो कि आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर बनाती है. उस रिसेप्टर को आप जी प्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं. अब जी प्रोटीन जो है इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि जी प्रोटीन हैव 3 सब यूनिट अल्फ़ा बीटा एंड द गामा. कि जी प्रोटीन को अगर हम डिटेल में स्टडी करें, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसके 3 छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, एक अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा. सो ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, नाम मेंशन कर रहा है कि जब भी ड्रग जाके इन रिसेप्टर्स से बाइंड करेगी तो ये रिसेप्टर्स किसके ऊपर मौजूद हैं, ये रिसेप्टर्स प्रोटीन के ऊपर मौजूद हैं. ठीक है, ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे नहीं है, ये रिसेप्टर सेल के अंदर मौजूद नहीं है, ये रिसेप्टर जो है किसी ऑर्गेनेले के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि ये रिसेप्टर्स प्रोटीन के ऊपर मौजूद हैं, यानी कि अमाइनो एसिड्स के ऊपर मौजूद होते हैं. So a second family of receptor consist of G protein coupled receptors. coupled से मुराद है ऐसे रिसेप्टर जो कि G प्रोटीन के साथ ज्वाइन हुए हुए होते हैं और जब ये ज्वाइन हो जाते हैं तो वे कपल बन जाता है. These are called G protein coupled receptors. These receptors contain a single peptide. आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं. सो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्वियसली मौजूद होता है क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर मौजूद होते हैं. जबकि ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के ऊपर मौजूद नहीं हैं, लिहाजा इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद नहीं होगा. सो ये भी MCQ आपसे पूछ सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कौन से रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद होता है. 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, आप जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को टिक करेंगे क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर ही पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है. So G protein have 3 subunits alpha, beta and the gamma units. Binding of the appropriate ligand. Appropriate ligand से मुराद है कि जब
मुनासिब ड्रग जाके इन रिसेप्टर से बाइंड करती है तो ये रिसेप्टर जिस प्रोटीन के ऊपर अटैच होते हैं उस प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और वो प्रोटीन फिर फर्दर फंक्शन सर अंजाम देती है और आपकी तकलीफ़ को ठीक करने में हेल्पफुल साबित होती है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ जाके लाइगेंड बाइंड करता है या ड्रग बाइंड करती है। ये भी ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ जाके ड्रग बाइंड करती है या लाइगेंड बाइंड करता है। डिफरेंस क्या है कि जब ड्रग जाके इन रिसेप्टर से बाइंड करती है तो ये आइंस को रिलीज़ करते हैं, जबकि इस केस में जब ड्रग जाके इन रिसेप्टर से बाइंड करती है तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और ये प्रोटीन फिर फर्दर अपना काम सरंजाम देती है। नेक्स्ट या थर्ड टाइप्स के जो रिसेप्टर्स हैं इनको आप कहते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। नाम शो कर रहा है कि ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी एंजाइम के ऊपर मौजूद होते हैं, क्योंकि आपको पता है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद हैं। आपके मैदे के अंदर अलग एंजाइम्स हैं, आपकी छोटी आंत में अलग एंजाइम्स हैं, ब्लड में अलग एंजाइम्स हैं, हर चीज़ के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं। जैसे कि आपके पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, डिफरेंट एंजाइम्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका कनेक्शन जो है वो एंजाइम्स के साथ होता है। अब होता क्या है कि जब ड्रग जाके इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी या लाइगेंड जाके इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो ये रिसेप्टर जिस एंजाइम के साथ लिंक्ड होंगे वो एंजाइम अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और जो आपका मसला है उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित होगा। A third type of receptor consists of those having cytosolic enzyme, और ये एंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं? साइटोसोल के अंदर। अब साइटोसोल क्या होता है? आपने लफ्ज़ पढ़ा है साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो पोर्शन होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर इज कॉल्ड साइटोसोल, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर अगर पानी मौजूद है ज़्यादा मिकदार में तो उसको आप साइटोप्लाज्म की जगह साइटोसोल का नाम देते हैं। मोस्टली ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? सेल के साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं और जब ड्रग जाके इन एंजाइम से बाइंड करती है तो ये अपना फर्दर फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगी वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करके अगर रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकती है तो कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, उसके काम करने की सलाहियत को ख़त्म कर देती हैं। दोनों टाइप्स की ड्रग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे यही बात उन्होंने मेंशन की है कि बाइंडिंग ऑफ अ लाइगेंड, जब ड्रग जाके बाइंड करती है रिसेप्टर से तो वो एक्टिवेट भी कर सकती है और इनहिबिट भी कर सकती है साइटोसोलिक एंजाइम की एक्टिविटी को। यानी सपोज करें आपके पास एक ड्रग है, ठीक है, वो एक्टिवेटर ड्रग है। जब ये ड्रग जाकर आपके साइटोसोल के अंदर मौजूद एंजाइम के ऊपर रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो ये ड्रग जाके उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी और एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देगा। इनहिबिटर ड्रग क्या करेगी? इनहिबिटर ड्रग जाके साइटोसोल के अंदर मौजूद एंजाइम्स के ऊपर रिसेप्टर से बाइंड करेगी और उस रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी। जब आपका रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएगा तो जो आपका एंजाइम के काम करने की सलाहियत है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग एक्टिवेटर है एंजाइम को या आपकी ड्रग जो है वो इनहिबिटर है। अगर एक्टिवेटर है तो वो उस एंजाइम के फंक्शन को एक्टिवेट करेगी, अगर इनहिबिटर है तो ये उस एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देगी। देन आपके पास आ जाते हैं जनाब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। The fourth family of receptor is called the intracellular receptors. These are either in the cytoplasm or in the nucleus. Intra से मुराद है within the cell. सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनको आप इंट्रासेलुलर कहते हैं। ये सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकते हैं या सेल के साइटोप्लाज्म का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेले जिसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं उसके अंदर भी मौजूद होते हैं और अपना जो है वो काम सरंजाम देते हैं।
चारों टाइप्स के रिसेप्टर में आपकी जो ड्रग्स हो सकती हैं वो एक्टिवेटर भी हो सकती हैं और वो इनहिबिटर भी हो सकती हैं। अगर कोई ड्रग लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स को एक्टिवेट करेगी तो आयंस रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई ड्रग लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स को इनहिबिट करेगी तो आयंस के रिलीज होने की शरह या आयंस का रिलीज होना रुक जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ड्रग आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रोटीन को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, प्रोटीन अपना काम करना शुरू कर देगी। अगर कोई ड्रग जाके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो ये रिसेप्टर्स प्रोटीन को काम करने से रोक देंगे। इसी तरह से अगर एक्टिवेटर रिसेप्टर है तो अगर आपकी एक्टिवेटर ड्रग है तो वो इस रिसेप्टर से जब बाइंड करेगी तो एंजाइम को रिलीज़ करेगी और एंजाइम अपना काम करेंगे। अगर आपकी ड्रग जो है वो ब्लॉकर है तो ये आपकी जो रिसेप्टर हैं वो एंजाइम को मना कर देंगे कि अब आपने रिलीज़ नहीं होना, क्योंकि जो ड्रग आके बाइंड की है वो ब्लॉकर ड्रग है, वो इनहिबिटर ड्रग है। इनहिबिटर या ब्लॉकर एक ही चीज़ के दोनों नाम हैं। इसी तरह से ये रिसेप्टर्स हैं कि जब ड्रग अगर एक्टिवेटर है इससे बाइंड करेगी तो सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कोई इनहिबिटर ड्रग जाके इनसे बाइंड करेगी तो सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। सो ये था आपका रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपकी पूरी बुक में नहीं दिया गया रिसेप्टर्स के हवाले से। सो आपने सिर्फ इसी बुक में से इसी टॉपिक को कवर करना है। इसमें जो जो एमसीक्यूज़ थे वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं और आपने छोटे छोटे से डिफरेंस हैं जो आपने याद रखने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।